नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मदन कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जीके जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपका रिवीजन करवाना है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए परीक्षा में कन्फ्यूजन होता है और असफलता हाथ लगती है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ें, बार बार रिवीजन करें और अपनी तैयारी को द बेस्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की श्रृंखला में अगला टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कौन? वसुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन राजवंश में शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में, जो गोदावरी नदी के किनारे है, में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजस्वी यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया करते थे। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के सीसा के ही बने थे। सीसा के सर्वाधिक सिक्के सातवाहनों के समय बने थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने की थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। भूमि दान का प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। आगे है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ। सातवाहनों की सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कारले का चैत्य,
अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। इन सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अगला राजवंश चेदी राजवंश है। चेदी राजवंश ये कलिंग का क्षेत्र था, इसकी राजधानी कलिंग थी। अच्छा, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा हमें है से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अगला टॉपिक है यवन, भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइड्स, एंटीआल्किड्स तथा हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डोमिट्रियस ने किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया कहा जाता है। आगे है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर की एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं ने के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलियोनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका एक उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए इसे यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला टॉपिक है शक। शक की बात करें तो यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित कर प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह चारागाह की खोज में भारत आया था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके उसे खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में से एक नया संवत विक्रम संवत
के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। भारत गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। आगे है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर रहा था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित किया गया था, का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निड्स था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अगला है कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। और आगे है कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिशेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी यानी कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी यानी जो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, यानी सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना किया। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसने ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। आगे है कि कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र की रचना किया। वसुमित्र पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षा भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। ऋषभ मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ऋषभ मार्ग का आरंभ कनिष्क ने
कराया था। आगे है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, यानी कुषाण काल में। अगला टॉपिक है संगम युग। ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास, जिसे हमें जिस साहित्य के से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी में प्रारंभ सैफ संत नैनार तिरुनाबुक अप्पार ने किया था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया: पुत्थु पात्तु, इत्थु थौके, पादिनेन किलकंकु। आगे है तिरुवल्लुवर कृत कुराल, यानी कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने किया था। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचारशास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आगे की बात करें तो स्थान अध्यक्ष और संकलित प्रमुख ग्रंथ। प्रथम संगम का आयोजन मथुरा, जो कि समुद्र में विलीन है, में हुआ आयोजित हुआ। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था और प्रथम संगम में संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है आकट्यम परिफदाल, मधुनारे, मुदुरुक्कु तथा कलारी ओवीरे। कोई भी इनमें उपलब्ध अभी नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम अलवय में हुआ था, जो समुद्र में विलीन है। अगस्त ऋषि इसकी अध्यक्षता किया था। तोलक्कपियम इसमें दूसरा संगम में संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलक्कपियम, जो तमिल व्याकरण है और तोलक्कपियम के रचनाकार तोलक्कपियर हैं। तीसरा संगम मदुरै में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नक्किरर ने किया था। और तीसरा संगम में जो संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ वह नेंदुथौंके, कुरुंथोंके, नेत्रिनई, एंकुरु, भ्रू, परिफादल, कुथु, वारी, फेरिसे, सित्रिस आदि। इसे याद नहीं रखना है। एंग्लोकृत विक्रमा शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? एंग्लोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पत्तनम, कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। किसमें? शिल्पाधिकारम। किसने लिखा? एंग्लो। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार ने मणिमेखले की रचना किया, यानी मणिमेखले की रचना शीतले सतनार ने किया था। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले, कोवलन एवं नर्तकी माधव की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ यानी 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। आगे है जीवक चिंतामणि संगम काल। जीवक चिंतामणि संगम काल का बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्त देवर ने
दिया था। यानी जीवक चिंतामणि के लेखक त्रिकदेवर है। कहा जाता है कि त्रिकदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश, 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। कौन? करिकाल। पेरू नानू फादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के प्रमुख राजा हुए उदयनजिरल लगभग 130 ईस्वी, नेन्दुजिरल आदन, सेनिगुटवन में ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। आगे है संगम युग। संगम युग में मंत्रियों को अमैच्छियान या अमैच्छियार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई के अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनडम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था और झूठी गवाही के लिए जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में प्रदान अदा की जाती थी। संभवतः उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरांगनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा मौजूद थी। आगे है कि राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य कार्य कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलक्कपियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। आगे है पढ़ने विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय पढ़ने को कौंकनय या अनुचित पढ़ने का पेरुनिंदनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध से मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में पानर और बिडेलियर कहा जाता है। संगम साहित्य में इन्हें पानर और बिडेलियन कहा जाता है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर और ओवैयर जैसी कवित्रियों की रचना हुई है।
चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा होती थी। यह प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलीड कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती के कार्य क्या करती थी। इन्हें खरेश्वर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकोई साल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख वतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेरू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती प्राप्त हुआ है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरीप्लस में अरिकमेरू को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं की सहारी जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि को खोजा था। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म के स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। आगे है